हेलो स्टूडेंट्स, 26 तारीख को जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हम आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया। आज उसी के कंटिन्यूएशन में मैनेजमेंट का नेक्स्ट स्टेप हम आपको यहाँ पर बताने और समझाने जा रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से ये वीडियो मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ। तो 26 तारीख के कंटिन्यूएशन में आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं मैनेजमेंट का, अब वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आज का टॉपिक ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यानी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट के जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सब ऑब्जेक्टिव को 3 मेजर हेड्स में यहां पर रख करके किसी भी बुक में आप देखोगे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला इसमें स्टूडेंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें जो सबसे पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट और तीसरा है ग्रोथ। स्टूडेंट, जो भी सबसे पहला मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा, उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 तरह के से एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहला कि ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल यानी अस्तित्व बना रहे, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व नहीं रहेगा तब तक हम क्या कर पाएंगे। तो सबसे पहला इसका होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल यानी अस्तित्व बना रहे। अब बनेगा कैसे स्टूडेंट? इसके लिए ये चीज आता है। दूसरे इसमें इसी में आता है प्रॉफिट। जैसा मैंने कई बार कहा स्टूडेंट्स, कोई भी दुनिया का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना ना हो। नो डाउट लाभ कमाने के अलावा और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन बिना प्रॉफिट कमाए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा एक उद्देश्य होता है प्रॉफिट, क्योंकि इसी प्रॉफिट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व टिका होता है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व नहीं टिका होता, और भी चीजें होती हैं जिसको हम कि अभी आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में हम आपको बताएंगे। क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट नहीं है यानी लाभ नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं कर पाएगा। जहां है वहां रहेगा या उसके नीचे वो डिटोरिएट होता चला जाएगा। इसके बाद आता है ग्रोथ। हर व्यक्ति चाहता है स्टूडेंट कि आज हम यहां पर हैं, कल हम एक स्टेप आगे रहें। कोई व्यक्ति पीछे नहीं जाना चाहता है, और जाना भी ना चाहिए। क्यों हम जाएं भाई? तो ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कुछ न कुछ अपलिफ्टमेंट यानी ग्रोथ हो। ग्रोथ होगी कैसे स्टूडेंट्स? बिना प्रॉफिट के ग्रोथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप खुद देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए मैनेजमेंट आ रहे हैं, नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नए प्रोसेसेस आ रहे हैं, हर चीज नया आ रहा है। और ये बदलाव अब तो बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे लोग के स्टूडेंट लाइफ में इतनी तेजी से बदलाव नहीं हो रहा था जितना आपके स्टूडेंट लाइफ में या कल आने वाले समय में होगा। तो उस बदलाव को
हम कैसे अपने को एडजस्ट करें, और जब भी बदलाव होगा तो कोई ना कोई नई चीज आएगी, टेक्नोलॉजी के रूप में, थियोरी के रूप में, प्रोसेस के रूप में, किसी न किसी रूप में या सब के रूप में वो आएगी। उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अपने यहां पर रखने के लिए हमारे पास प्रॉफिट होना जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 चीज आती है स्टूडेंट, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ये तो शायद आपको समझ में आ गया। अब चलो दूसरी ऑब्जेक्टिव लेते हैं इसके अलावा। इसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आता है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनल के बाद सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने कई बार कहा है स्टूडेंट कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की निशानी नहीं होती है। छोटे मोटे तो बिजनेस का चलो ठीक है कि हमको प्रॉफिट ही कमाना, हालांकि वहां पर भी ये होता है, लेकिन जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन होंगे स्टूडेंट्स, वो डेवलप तभी कर सकते हैं जब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही नहीं, इसके अलावा और अपने उद्देश्य को पूर्ण कंप्लीट करते हैं। उसमें एक आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट सबसे पहला एनवायरमेंटल फ्रेंडली method of production, method of production। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद आता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब ये 3 बता करके फिर आगे चलते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर कई तरह के लोग काम करने वाले होंगे, बहुत ढेर सारे काम करने वाले होंगे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हमारे यहां काम कर रहे हैं उनको इस तरह का एनवायरनमेंट दे। कैसा? फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी तरह का टेंशन नहीं। जैसे आप लोग दोस्ती में रहते हो, कोई टेंशन नहीं रहता है, और ये कंफर्म स्टूडेंट्स, जब कोई टेंशन नहीं रहेगा तो किसी भी समस्या का समाधान करने में हमको बहुत आसानी आती है। ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट का क्या सोशल ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा एनवायरनमेंट दे, यानी काम करने का वातावरण बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा रखें जहां पर कि प्रोडक्शन जो भी जगह पर हो रहा है वहां पर एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, यानी टेंशन फ्री। फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना, दोस्ताना मीन्स टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर। फिर इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव में यह भी आता है कि बिजनेस के नेचर के अनुसार, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के अनुसार कंटिन्यूअस बेस पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो व्यक्ति आज काम कर रहे हैं कल हो सकता है रिटायर हो जाए, या जिस टेक्नोलॉजी पे आज हम काम कर रहे हैं कल कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, नया मेथड आ जाए, नया प्रोसेस आ जाए। नो डाउट पिछले पुरानी एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग दे करके अपलिफ्ट कर सकते हो, ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाहर के व्यक्तियों को भी देना आपको पड़ेगा, क्योंकि बाहर की कैपेबिलिटी भी, जिसको कि कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, बाहर की कैपेबिलिटी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक कंटिन्यूअस बेस पर आनी जरूरी है।
जिससे कि बाहर का व्यक्ति और जो ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो दोनों व्यक्ति मिल करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम कर सके। फिर आता है स्टूडेंट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। इसमें ये है स्टूडेंट्स कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या करने जा रहा है उसमें ये शब्द यानी क्वालिटी, जिसकी हिंदी होती है मानक, क्वालिटी से कोई समझौता मत करिए, इंफीरियर क्वालिटी मत करिए। क्योंकि स्टूडेंट मार्केट एक ऐसी चीज है, इंफीरियर क्वालिटी के बेस पर हम बहुत दिन तक मार्केट में नहीं टिक सकते हैं। कंफर्म बहुत जल्दी अगर मेरी क्वालिटी इंफीरियर है इन कंपैरिजन टू अदर कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अकेले आपका ही ऑर्गेनाइजेशन इसमें इस दुनिया में नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर सैकड़ों और हजारों की संख्या में है। जिस दिन आपकी क्वालिटी थोड़ा इंफीरियर हुई, धीरे धीरे मार्केट से आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपको बाहर मार्केट से किया जाएगा स्टूडेंट्स, कंफर्म जो प्लेस बचेगा आपके कॉम्पिटिटर तुरंत वहां पर आ जाएंगे। और फिर आपका वापस आना असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर वो सीट भर चुकी है, बहुत मुश्किल होगा। तो अपने क्वालिटी से कोई भी समझौता आप मत करिए, क्योंकि क्वालिटी बेस पर ही आपका मार्केट होता है और मैक्सिमम कस्टमर और कंज्यूमर क्वालिटी चाहते हैं, क्वांटिटी नहीं चाहते, क्वालिटी। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, इसको मिटा करके लिखते हैं, चूंकि ये भर गया है, इसको मिटा करके लिखते हैं। इसके बाद आता है लॉफुल बिजनेस। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस। गुड क्वालिटी कंट्रोल हो गया। अब लॉफुल बिजनेस। स्टूडेंट्स, हमारे भारतवर्ष में जितने भी तरह के बिजनेस हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अभी मुझको पढ़ाना है, जितने भी बिजनेस हैं, हर बिजनेस के लिए सरकार की तरफ से कानून बनाया गया है। तो जिस भी नेचर का बिजनेस हम करने जा रहे हैं, जिस भी स्टेज का हम बिजनेस करने जा रहे हैं, उस बिजनेस के लिए क्या क्या नियम और कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, यह हमको मालूम होना चाहिए। सिर्फ मालूम ही ना होना चाहिए, बल्कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक एक जगह एज इज इट इज, जैसे बनाया गया है वैसा लागू होना चाहिए। इसी को कहते हैं स्टूडेंट लॉफुल बिजनेस, यानी पूरा का पूरा नियम और कानून के तहत हमारा बिजनेस होना चाहिए। और समय समय पर इसको चेक भी करना चाहिए कि सरकार ने इस नियम, इस कानून में क्या बदलाव किया है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं स्टूडेंट, अभी आगे आप लोग पढ़ोगे। जब हम आपकी तरह स्टूडेंट थे तो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 था। अब 1956 को अमेंड करके इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। अब 2013 में जो भी नई चीजें बताई गई होंगी सभी कंपनियों को मानना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी नहीं मानती है तो वो इलीगल मानी जाएगी और जो भी सरकार की तरफ से पनिशमेंट होगा या जो भी स्टेप होगा वो उसको लागू किया जाएगा। इसी को कहते हैं लॉफुल बिजनेस। फिर अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, किसी भी तरह की गलती की संभावना, किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस न हो, यानी नियम के विरुद्ध कोई भी काम न किया जाए और न कभी करने की संभावना हो।
इसके बाद आता है स्टूडेंट्स प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज। सोशल ऑब्जेक्टिव में एक और पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज। किसको? एम्प्लॉइज को। क्योंकि स्टूडेंट बिजनेस में जो भी एक्चुअल काम होता है वो वर्कर और एम्प्लॉय करते हैं। नो डाउट जब आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाएंगे तब आप देखोगे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, वो तो वहां की बात है। लेकिन जो मेन काम होता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल, द मेन वर्क इज डन बाय, परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। तो एम्प्लॉय और वर्कर को, ऑर्गेनाइजेशन को पूरी की पूरी सुविधा देनी पड़ेगी। जैसे आपके बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है, उस हिसाब से आपको सुविधा देनी पड़ेगी। तो जिस लेवल का जो भी एम्प्लॉय है, जिस लेवल का जो भी वर्कर है, उस लेवल की जो भी बेसिक नीड्स है उसकी काम करने की, उसको देना पड़ेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव आता है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव इसमें आता है पहला फाइनेंशियल नीड। फाइनेंशियल नीड्स। दूसरा आता है सोशल नीड्स। तीसरा आता है हायर लेवल नीड्स। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन स्टूडेंट ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। सबसे पहला फाइनेंशियल नीड, क्योंकि जो भी मैंने कहा, जो भी वर्कर, एम्प्लॉय या जिस भी लेवल का व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो मैनेजमेंट की ये ऑब्जेक्टिव यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उस नेचर का जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। इसको बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल नीड में सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स। हर व्यक्ति को, किसी भी लेवल का हो, वर्कर हो, एम्प्लॉय हो या अन्य किसी हायर पोजीशन का हो या लोअर पोजीशन का हो, जिस भी पोजीशन का वो व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको उस लेवल का जो भी सैलरी बनती है और अदर जो बेनिफिट बनते हैं, जिसको PERKS कहा जाता, पक्ष बनते हैं, वो देना कंपलसरी है। सपोज करिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां पर आपको 20,000 रुपए मिल रहा है। ठीक उसी नेचर के ऑर्गेनाइजेशन में उसी काम के लिए आपको 30,000 रुपए मिल रहा है, तो क्या आप रुकेंगे वहां पर? नहीं रुकेंगे। या दोनों जगह सैलरी सेम है, लेकिन जो अभी मैंने शब्द कहा था पक्ष, PERKS, अगर पक्ष दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है तो क्या आप रुकेंगे? कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि कैपेबिलिटी आपके पास है, काम करने की क्षमता आपके पास है, आप अच्छे ढंग से काम कर रहे हो, तो क्यों वहां पर आप रुकोगे? आप पक्का चले जाओगे। तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल नीड्स। नेक्स्ट आता है सोशल नीड्स। फाइनेंशियल नीड और सोशल नीड बहुत ही कोरिलेटेड हैं।
इनको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन बस एक्सप्लेनेशन के बेस पर इनको अलग किया जाएगा। सोशल नीड में आता है हर व्यक्ति चाहता है सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति चाहता है। ठीक यही चीज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी है। हर व्यक्ति चाहता है, वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, ऑफिसर हो, मैनेजर हो या अन्य व्यक्ति, जो भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में है, हर व्यक्ति दो चीज जरूर चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन। आप एक बार सैलरी बहुत ज्यादा दे दो, लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो जब तक मजबूरी है तब तक तो रुक सकता है, अन्यथा नहीं रुकेगा। तो जो भी व्यक्ति वहां पर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये मैनेजमेंट की आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है कि हर व्यक्ति का वहां पर अपना वो रिकॉग्निशन हो, अपनी पहचान हो। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान, अपनी पहचान हो और उनका रिस्पेक्ट हो। जैसे सपोज करिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई, हम ही अपना एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास ले रहे हैं, हम बार बार आप लोगों को तुम कहें तो शायद बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर पढ़ाई का या क्लास का नहीं होगा। एक अच्छे ढंग से अगर हम प्रोनाउंशिएट करके आपको हम रिस्पेक्ट पे करें, आपका रिकॉग्निशन पे करें, तो शायद हम आप एक अच्छे माहौल में पढ़ा सकते हैं। ठीक यही चीज स्टूडेंट्स हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस लेवल का जो भी वर्कर, एम्प्लॉय, ऑफिसर या अन्य लोग हो, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हो और सेल्फ रिकॉग्निशन हो। नेक्स्ट आता है हायर लेवल लीड। हर व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है तो उसको प्रमोशन यानी अपलिफ्टमेंट का मौका मिले। वो आज तक तो अपने को शो कर चुका कि हम हाँ कैपेबल हैं, लेकिन चूंकि उसके अंदर और कैपेबिलिटी है, जिसको कि एक सिंपल शब्द में कहा जाता है प्रमोशन, पदोन्नति। आज हम जिस पोस्ट पर हैं, अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, अगर मेरे अंदर वो कुछ भी अच्छाइयां हैं, तो हमको अपलिफ्टमेंट मिलना चाहिए, जिसको कि प्रमोशन या पदोन्नति कहते हैं। इसी को कहते हैं हायर लेवल नीड्स। नेक्स्ट आता है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। ये मैंने अभी पिछले वाले में बताया था, फिर से वही रिपीट कर दे रहे हैं। हर व्यक्ति को आपको बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा काम करने के लिए, क्योंकि अगर अनहेल्दी एटमॉस्फेयर है तो कैपेबल से कैपेबल पर्सन अपनी कैपेबिलिटी नहीं शो कर पाएगा, तो जो लेस कैपेबल हैं वो फिर क्या कर पाएंगे। खासकर हालांकि ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में और ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां पर कुछ खतरनाक काम होता है, जैसे माइंस वर्क, खदान का, जहां पर ब्लास्टिंग का वर्क हो, या जहां पर शीशे का काम हो। इन सब जहां पर स्टूडेंट या अन्य ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब जगहों पर जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करके देना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट हो गया आपका मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, जिसको कि 3 पार्ट में डिसाइड किया गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहां पर करने के बाद स्टूडेंट शायद हमारा यहां पर ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताने के बाद मैनेजमेंट का बेस एकदम से सॉलिड हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग जो पढ़ने की कोशिश करेंगे वो बहुत आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे। तो डिफिनीशन प्रोसेस हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो 4 चीज है अब जो बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ये चारों वीडियो अगर आप को रिलेट कर लोगे तो आपको मैनेजमेंट का बेस बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएगा और आपको कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नेक्स्ट स्टेप पढ़ाई की नहीं होगी। फिर वही कहेंगे स्टूडेंट, मैं हर वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से आप लोग देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं इकट्ठा सब देखिए,
5 मिनट देखिए, 10 मिनट देखिए, 15 मिनट देखिए, आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, लेकिन जितना देखिए वो बहुत कायदे से देखिए। देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो चीज यहां पर बताई गई है वो आपके समझ में आ गए। और यही मेरा एक उद्देश्य होता है कि जो चीज हम बता रहे हैं हमारे स्टूडेंट अच्छे ढंग से समझ जाए। फिर तो मैं कह रहा हूं ये मैनेजमेंट कोई कॉमर्स का ही सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ कॉमर्स वाले पढ़ें। मैनेजमेंट सब जगह पर लागू है, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या अन्य कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट तो हमारे ख्याल से सबको आना चाहिए, इसलिए ये सब के लिए है, सिर्फ कॉमर्स के लिए ही नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जाते जाते फिर वही कहेंगे, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।